नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कॉलिजन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉलिजन जो है वो है क्या। तो कॉलिजन जब भी होगा तो दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज के बीच में होगा। दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए बगैर तो कॉलिजन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दो बॉडी जो है या दो पार्टिकल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और कॉलिजन के बाद जो है दे गेट सेपरेटेड आइदर, और क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक भी रह सकता है। तो अलग अलग केसेस है, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे टाइप्स में। पहले हम लोग समझते हैं कि कॉलिजन है क्या। तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. As a result of it, their momentum and kinetic energy is to be changed. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कॉलिजन की बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉलिजन जब भी होगा तो कैसे होगा? तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज। ठीक है, कॉलिजन जो है हमेशा दो पार्टिकल्स और बॉडीज के बीच में होगा। तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज is defined as the mutual interaction दोनों के दोनों बॉडी या पार्टिकल जो है वह एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंटरैक्ट करेंगे, म्यूचुअल इंटरैक्शन होगा उनके बीच में। तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरैक्शन for a short interval of time, as a result of it, their momentum and kinetic energy is to be changed. तो यहां पे देखिए कॉलिजन क्या है? कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज। जब भी होगा कॉलिजन तो दो पार्टिकल्स या फिर बॉडीज के बीच में होगा। इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरैक्शन। ये जब भी होगा तो म्यूचुअली इंटरैक्ट करेंगे। तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरैक्शन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज टू बी चेंज्ड. तो यहां पे देखिए मोमेंटम हम लोग जानते हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ये दोनों ही चीजें जो हैं वह चेंज हो जाती है। एक डायग्राम के जरिए जो है इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी. सपोज करिए हमारे पास दो बॉडीज है या दो पार्टिकल है, ए और बी है। ठीक है, ऑफ मासेस अगर हम लोग देखें, एक का मास जो है m1 है, दूसरे का मास कितना है? m2 है। मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी, यहां पे देखें u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था बिफोर कॉलिजन। और ये सिचुएशन कब की है? तो बिफोर कॉलिजन है, राइट? जब ये इनके बीच में किसी भी तरह का कोई कॉलिजन नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि दो बॉडी या दो पार्टिकल हैं, ए और बी। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। एक पार्टिकल या बॉडी जो है u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वहीं दूसरा पार्टिकल या बॉडी जो है वो u2 से मूव कर रहा है। यहां पे देखिए, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर यहां पे अगर हम लोग देखें u1 जो है अगर u2 से क्या है? बड़ा है, और अगर दोनों के दोनों पार्टिकल जो है अगर एक ही स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स ये दोनों के दोनों बॉडी जो है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे एंड देन आफ्टर इट गेट्स सेपरेटेड, और उसके बाद ये दोनों के दोनों पार्टिकल या बॉडी जो है एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये है हम लोगों का कब का? तो ड्यूरिंग
कॉलिजन। ये हो जाएगा हम लोगों का कब? ड्यूरिंग कॉलिजन, जब ये कॉलिजन कर रहे हैं, और ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन यहां पर ये जो बॉडी है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का ए और ये हो गया बी। ठीक है, इसका मास स्टिल m1 m2 रहेगा ही, इसका मास m1 m2 रहेगा ही, लेकिन अगर हम लोग देखें तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, तो इनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी u1 थी अब हो जाएगी v1, इसकी जो u2 थी वो हो जाएगी v2। तो यहां पे देखो कॉलिजन क्या है, तो कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। As a result of it, their momentum and kinetic energy is to be changed। यहां पे आप देख रहे हो कि दो पार्टिकल है, एक का मास जो है m1 है, दूसरे का मास m2 है, एक जो है u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है दोनों, दूसरा जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों एक ही स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए अगर u1 जो है u2 से बड़ा है तो ये जो पार्टिकल a है पार्टिकल b को अप्रोच कर लेगा, यानी कि पीछा कर लेगा, और आफ्टर सम टाइम जो है उसको पीछे से हिट किया। ठीक है, तो ये हो गया कॉलिजन। लेकिन कॉलिजन के बाद जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो वेलोसिटी है वो बदल जा रही है, एक का वेलोसिटी v1 तो दूसरे का वेलोसिटी v2 हो जा रहा है। तो अब यहां पर हमने कहा है, ठीक है, कि कॉलिजन के बाद उनकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का m1u1, ये पार्टिकल a जो है, यह पार्टिकल ए का जो मोमेंटम है वह कितना हो गया m1u1, पार्टिकल बी का हो जाएगा m2u2। ठीक है, ये पहले की बात है। लेकिन आफ्टर कॉलिजन जो है हम लोग देख रहे हैं इसका m1v1 तो इसका m2v2 हो गया। तो मोमेंटम जो है आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, एक m1u1 जो था वो m1v1 हो गया, एक पार्टिकल का m2u2 था जो बदल कर क्या हो गया m2v2 हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका कितना था, तो हाफ m1u1 स्क्वायर था। कॉलिजन के बाद जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, हाफ m1v1 स्क्वायर। यहां पे देखिए इसका जो पार्टिकल B है उसका काइनेटिक एनर्जी था हाफ m2u2 स्क्वायर। कॉलिजन के बाद जो है पार्टिकल B का कितना हो जा रहा है, तो हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो हमने लिखा है, ठीक है, वो क्या है, यहां पर है ये आपका हाफ m2v2 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि कॉलिजन के बाद जो है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोनों ही चीजें क्या हो जा रही हैं, चेंज हो जा रही है। तो हमने देखा कॉलिजन क्या है, कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कितने देर के लिए, थोड़े समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उसका परिणाम क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज टू बी चेंज। उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां पर एक खास बात जो हम लोगों को जाननी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वह क्या होगा, आप देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है इसकी बात हम लोग कब करते हैं, बिफोर कॉलिजन। तो पार्टिकल A जो है उसका वेलोसिटी u1 है, पार्टिकल B का u2 है, तो u1 माइनस u2 ये हो गया हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहीं अगर देखा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वह कितना हो जाएगा, एक चीज को याद रखेंगे, यहाँ पे पहले का जो वेलोसिटी है उसको पहले रखते हैं, यहाँ पर जो दूसरे का वेलोसिटी है उसको पहले रखते हैं, यानी कि v2 माइनस v1 जो है इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होता है,
किस केस में? तो इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के केस में। तो आपने देखा कॉलिजन क्या है? कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, as a result of it their momentum and kinetic energy is to be changed। आपने यहाँ पे डायग्राम में देखिए, let us consider two particles A and B of masses m1 and m2 moving initially with velocity u1 and u2 before collision। If u1 is greater than u2, then after some times these two particles collide together and after collision they get separated and moving with velocities v1 and v2 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से देयर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है आप देख रहे हो कि चेंज हो रहा है। पार्टिकल ए का m1 u1 से m1 v1 हो गया, पार्टिकल बी का मोमेंटम m2 u2 से m2 v2 हो गया, पार्टिकल ए का जो काइनेटिक एनर्जी है वह हाफ m1 u1 स्क्वायर से हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया, पार्टिकल बी जो है उसका जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ m2 u2 स्क्वायर से बदलकर हाफ m2 v2 स्क्वायर हो गया। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वह कितना है? तो u1 माइनस u2 है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वह कितना होगा? तो v2 माइनस v1 होगा। नेक्स्ट जो है, ठीक है, हम लोग यहां पर देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन जो है, ठीक है, वो हम लोगों को यहां पर देखना है, टाइप्स ऑफ कॉलिजन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ। अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ कॉलिजन। अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिजन, कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। पहला जो है इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, है ना। पहला जो है इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कॉलिजन। जो दूसरा होगा इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कॉलिजन। वहीं जो तीसरा है इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। या फिर इसको हम लोग प्लास्टिक कॉलिजन भी कहते हैं, प्लास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलिजन। पहला हो गया इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कॉलिजन, तीसरा हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट वन जो है हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कॉलिजन की। व्हाट इज इलास्टिक कॉलिजन? यहां पर हम लोग पहला टाइप जो है ये देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन। तो सबसे पहले आप देखो कि इलास्टिक कॉलिजन जो है ये एक्चुअल में है क्या। तो दोज कॉलिजन्स इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज टू बी कंजर्व। ऐसे कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। तो अगर सिंपली इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो दोज कॉलिजन in which both momentum and kinetic energy remain conserved। तो ऐसे कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ही चीजें कंजर्व रहती हैं, तो वैसे कॉलिजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन बोल सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि वैसे कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे, इसका क्या मतलब है? तो मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन।
और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन में हमने देखा कि वह क्या है, तो दोज कॉलिजन्स in which both momentum and kinetic energy remain conserved is called elastic collision. नेक्स्ट वन जो है हम लोगों को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन की, characteristics of elastic collision, तो यहां पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेफिनेशन में ही हम लोगों को मिल रहा है ना। और डेफिनेशन में क्या मिल रहा है, तो हमने कहा था कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या बोला था? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या है, दैट इज total momentum before collision that should be equal to total momentum after collision। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिंपल हम लोग कह रहे हैं कि इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पे अगर आप देखो इसका मतलब क्या हो गया है ना, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना होगा, तो पार्टिकल ए का जो है m1u1 प्लस है ना, पार्टिकल बी जो है, ठीक है, इसके लिए कितना है m2u2, दैट शुड बी इक्वल टू, यहां पे देखिए आफ्टर कॉलिजन कितना है, तो m1v1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी आपका यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस यहां पर हो जाएगा हम लोग का m2v2। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड कहने का मतलब है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होगा। दूसरा जो है अगर हम लोग बात करें है ना सेकेंड वन की, तो सेकेंड वन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड होगा, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिफोर कॉलिजन जो है, ठीक है, इट मींस क्या हो गया, देखो ये जो पार्टिकल ए है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1u1 स्क्वायर, पार्टिकल बी जो है इसके लिए कितना लिखेंगे, हाफ m2u2 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू पार्टिकल ए का जो है आफ्टर कॉलिजन अगर देखा जाए तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ m2v2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसका मतलब साफ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और इसका मतलब क्या है, तो m1u1 प्लस m2u2 दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वहीं सेकेंड वन है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। इट मींस half m1u1 square plus half m2u2 square is equal to half m1v1 square plus half m2v2 square। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख सकते हैं वह क्या है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कंजर्व होगा। थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्या है
कि फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंटरेक्शन आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। यहां पर जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वह फोर्सेस जो है वह कैसे नेचर के होते हैं, तो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि आप लिख सकते हो, ठीक है, क्या क्या लिख सकते हो, तो जैसा कि हमने कहा थर्ड वन कि टोटल एनर्जी है ना, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये लिखा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने आपको क्या बताया कि जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे किस केस में, तो इलास्टिक कॉलिजन के केस में। ठीक है, तो जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग इंटरेक्शन आर कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के दौरान जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, इंटरेक्शन आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, नेचर वाइज अगर देखा जाए तो वो कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। और हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह बताया कि यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी is not converted into some another form of energy such as light energy, heat energy, sound energy, etc। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वह कन्वर्ट नहीं होता है सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सेकेंड वन आते हैं। सेकेंड वन क्या होगा, तो सिंपल इन इलास्टिक कॉलिजन। अगर हम लोग बात करेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन की, है ना, किसकी बात करेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर यहां पर सेकेंड वन की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड वन क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं सेकेंड वन में हम लोग बात करेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन की, इन इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पे देखिए इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है, तो दोज कॉलिजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, है ना। यहां पे मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगा। तो दोज कॉलिजन्स इन विच, यहां पर याद रखेंगे सिर्फ मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं होगा। ठीक है, दोज कॉलिजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड आर कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन। आप देखिए इसी से हम लोग जो है आसानी से फाइनलाइज कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमने कहा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच कर रहा है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन
दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इट मींस, इसका मतलब जो है साफ है ना। क्या होगा जी? तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होगा, सेम हो गया। बट सेकेंड वन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज, यहां पर नॉट कंजर्व्ड होगा, ठीक है। यहां पर क्या डालना होगा? नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसका मतलब है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पे देखिए, इट मींस हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी कंजर्व होगा एज यूजुअल। यहां पे देखिए, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंटरेक्शन आर, लास्ट केस में क्या होता था? कंजर्वेटिव, यहां पर हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। फोर्थ वन क्या हो जाएगा? फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंटरेक्शन आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब यहां पे देखिए फिफ्थ वन, यहां पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, उसका कुछ पार्ट है ना। अगर हम लोग देखें, मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका कुछ पार्ट या पूरा कंप्लीटली भी हम लोग कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन जो है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इन जनरल लाइफ जो भी आप कॉलिजन देखते हो कि एक बस की टक्कर जो है, ठीक है, वो कार से हो गई, दो मोटरसाइकिल के बीच में कॉलिजन हो गया, दो वायर जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए। तो कोई भी कॉलिजन जो इन जनरल आप लाइफ में देख रहे हो, ठीक है, ये जनरली आपका क्या है? इन इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन क्या है? तो कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो दो एटम्स के बीच में हो रहा है या एटम से भी छोटे जो ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उनके बीच में जो कॉलिजन हो रहा है वो एग्जांपल होता है किसका? इलास्टिक कॉलिजन का। अब जो है आखिरी पड़ाव की ओर आते हैं और ये है हम लोगों का परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो लास्ट वन जो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? दोज कॉलिजन्स इन विच आफ्टर कॉलिजन two bodies or particles stick together and moving with common velocity, right? तो perfectly elastic collision की अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरा जो है वो हो गया हम लोगों का perfectly inelastic collision। तो यहां पे देखो perfectly inelastic collision में क्या होगा? तो those collisions in which after collision two bodies or particles stick together and moving with common velocity। यहां पे अगर हम लोग देखें तो those collisions in which after collision the two bodies or particles stick together and moving with common velocity is called perfectly inelastic collision, या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? और प्लास्टिक कॉलिजन भी हम लोग कह सकते हैं, प्लास्टिक कॉलिजन। तो सिंपल देखिए, दोज कॉलिजन्स इन विच आफ्टर कॉलिजन द टू बॉडीज और पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक कॉलिजन्स। एग्जाम्पल क्या होगा? तो सिंपल हम लोग कहते हैं मड थ्रोन ऑन द वॉल एंड स्टिकिंग टू इट। अगर मान लिया जाए गिल्ली मिट्टी है और उस गिल्ली मिट्टी को जो है आपने किसी वॉल में फेंका और वहीं पे स्टिक रह गया, ठीक है। या फिर आप देखते होंगे गोबर से जो गोईठा बनता है ना, तो गोबर को लोग ऐसे उठाए और दीवार में चिपका दे, ठीक। तो जब उसको चिपकाए, ठीक है, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टिक टुगेदर, ठीक है। पहले जो भी आपका था उनके बीच में वेलोसिटीज
एक तो रेस्ट में था, दूसरा मोशन में आया, लेकिन आफ्टर कॉलिजन जो है दोनों एक ही वेलोसिटी या फिर जीरो वेलोसिटी में आ गए। दूसरा जो है एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, बुलेट फायर्ड इनटू वुडन ब्लॉक एंड रिमेनिंग एम्बेडेड ऑन इट। अगर एक बुलेट फायर करते हैं किसी गन से और वो किसी वुडन ब्लॉक में जाकर जो है वहीं स्टिक रह गया, तो वो एग्जांपल होगा किसका, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक कोलिजन का। तो सिंपल मड थ्रोन ऑन दी वॉल एंड स्टिकिंग टू इट, जो मिट्टी है ठीक है वो दीवार में गया एंड देन आफ्टर रेस्ट में आ गया, वो एग्जांपल हो सकता है। या फिर ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, और वो जिसको टारगेट किया ठीक है वहीं पे जाके उसका बुलेट जो है स्टिकिंग इनटू इट, उसी के अंदर रह गया, तो एग्जांपल होगा किसका, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या फिर प्लास्टिक कोलिजन का। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस क्लास ऑफ कोलिजन। थैंक यू, बाय बाय।